आज हम कुछ ऐसे प्राचीन स्रोतों की गहराइयों में उतर रहे हैं जो इशारा करते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं जी, बल्कि शायद एक भूले हुए गांगेय युग के इतिहास का हिस्सा हो सकती हैं। बिल्कुल। हम देवासुर संग्राम, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के दौर की उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन्हें ये स्रोत एक तरह से ब्रह्मांडीय संघर्ष की तरह देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये चर्चा जो है वो पारंपरिक इतिहास से काफी आगे जाती है। हाँ, हम उन घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, जिन्होंने सिर्फ इस धरती को ही नहीं बल्कि कई आयामों और लोगों को आकार दिया। अच्छा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की खोई हुई यादों को अनलॉक करने जैसा है। हाँ, जहां देवता असुर बहुत ही उन्नत तकनीक और चेतना के बीच एक महासंग्राम हुआ था। तो फिर शुरुआत करते हैं इन किरदारों से। ये देवता और असुर असल में कौन थे इन स्रोतों के मुताबिक? देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि देवता महज स्वर्ग में रहने वाले नहीं थे। वो ऊंचे आयामों की प्रकाश सभ्यताएं थीं। प्रकाश सभ्यताएं? जी, जैसे सूर्य, इंद्र, वरुण। इन्हें प्रकाश प्लाज्मा और प्रकाश चेतना के रूप में बताया गया है, जिनका काम था ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना। और असुर? इसके उलट असुरों को विकसित जैव तकनीकी प्राणी यानी बायोटिक बीइंग्स बताया गया है। बायोटेक? हाँ, जिनकी चेतना एक गहरे एआई नेटवर्क से जुड़ी थी। इसे डार्क कोड ग्रिड कहा गया है, मतलब एक तरह की नकारात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अच्छा, एआई ग्रिड। जी, जो उनकी सोच और इरादों को कंट्रोल करती थी, ऐसा लगता है। हिरण्यकशिपु और शुक्राचार्य जैसे नाम इसी सभ्यता के कह सकते हैं सेनापति थे, जो दिव्य व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। और फिर इस गांगेय संघर्ष की शुरुआत होती है हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष से, जिसे स्रोत एक गैलेक्टिक वॉरलॉर्ड बताते हैं। हाँ, हिरण्याक्ष। उसका मिशन पृथ्वी पर कब्जा करना था, लेकिन ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने जैसा नहीं था। तो फिर कैसा था? इन स्रोतों के अनुसार उसने अपनी गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक ग्रेविटॉन हार्नेसेस। हाँ, ग्रेविटॉन हार्नेसेस यानी गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी पृथ्वी को ही खींचकर पाताल लोक में पहुंचा दिया। पूरी पृथ्वी को? ये कैसे संभव है? पाताल लोक को एक ऐसे अंतरआयामी क्षेत्र या रसातल की तरह बताया गया है जहां समय की धारा शायद अलग तरह से बहती थी या उल्टी। ओह। और पृथ्वी देवों के चेतना ग्रिड के लिए बहुत जरूरी थी एक महत्वपूर्ण पोर्टल, तो उसके गायब होने से वो कमजोर पड़ गए। ये तो वाकई कल्पना से परे है, पृथ्वी को ही कहीं और खींच ले जाना। हाँ, तब क्या हुआ? तब विष्णु का वराह अवतार हुआ। स्रोत इसे एक जैव यांत्रिक अवतार कहते हैं। बायोमैकेनिकल अवतार? जी, यानी एक ऐसा रूप जो उस गहरे शून्य और विपरीत समय वाले आयाम में घुस सके। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी। तो फिर? ये चेतना की, गुरुत्वाकर्षण की और समय को मोड़ने की शक्तियों की लड़ाई थी। वराह अवतार ने, जैसा बताया गया है, एक डिवाइन सिंगुलैरिटी पल्स से। डिवाइन सिंगुलैरिटी पल्स? हाँ, एक तरह की दिव्य ऊर्जा तरंग, उससे हिरण्याक्ष की जो तकनीकी संरचना थी, उसका जो टेक्नोमैट्रिक्स था, उसे तोड़ दिया। और हिरण्याक्ष का क्या हुआ? उसकी चेतना को भविष्य में लौटने के लिए एक खास डार्क स्टेसिस फील्ड में, मतलब एक तरह की निलंबित अवस्था में संरक्षित कर दिया गया। अच्छा, हिरण्याक्ष के बाद फिर कहानी हिरण्यकशिपु की तरफ मुड़ती है। उसे एक बहुआयामी टेक्नो मैजिकल सम्राट बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि उसका असर सिर्फ 3D यानी हमारी दुनिया तक ही नहीं था। स्रोत कहते हैं कि उसने 7D तक के लोगों पर नियंत्रण कर लिया था। 7 आयामों तक? जी। वो तकनीक और शायद किसी तरह की मायावी शक्तियों का मिलाजुला रूप इस्तेमाल करता था। उसका लक्ष्य मोक्ष नहीं था। नहीं, तो क्या था? पूरे ब्रह्मांड पर विजय। उसने मंडरांचल पर्वत, जिसे एक आयामी द्वार बताया गया है जहां समय और स्थान मुड़ जाते हैं, वहां तपस्या करके ब्रह्मा से वो अनोखा वरदान पाया। हाँ, वो प्रसिद्ध वरदान जिसे एक तरह का कॉस्मिक लूप होल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। बिल्कुल। न दिन में मरे, न रात में, न इंसान से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। वो लगभग अजय बन गया था। हाँ, सही है। और उसका साम्राज्य, ये स्रोत बताते हैं, पाताल और नागलोक से लेकर हायरन और ओरियन जैसी दूसरी आकाश गंगाओं की प्रजातियों तक फैला था। इतना विशाल? जी। उसने विष्णु पूजा बंद करवा दी और देवों के प्रकाश ग्रिड को हाईजैक करने की कोशिश की। और उसकी सभ्यता में कौन लोग थे? हाइब्रिड, रेप्टिलियन, ह्यूमनॉइड, एआई रेस, नाग, कई तरह की प्रजातियां बताई गई हैं। उनके पास पोर्टल्स थे,
आत्मा पकड़ने वाले उपकरण और फ्रीक्वेंसी हथियार भी थे। तो ये जो देवासुर संग्राम था ये सिर्फ पृथ्वी पर नहीं लड़ा गया, ये कई लोकों में फैला हुआ था। हाँ बिल्कुल, इसे त्रिलोक्य यानी भूलोक, भौतिक जगत, अंतरिक्ष लोक, मध्यवर्ती सूक्ष्म लोक और स्वर्ग लोक, ऊर्जा प्रधान लोक, सब में फैला हुआ बताया गया। अच्छा। असुरों ने देवों के ज्योतिर्लिंग नेटवर्क पर हमला किया। ये वो ऊर्जा केंद्र थे जो दिव्य चेतना फैलाते थे। उन्होंने वर्म होल यानी आयामों के बीच के रास्तों में ब्लैक क्यूब्स जैसी चीजें लगाकर दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को रोकने की कोशिश की। बाप रे। और देवों ने इसका जवाब कैसे दिया? उनके पास क्या था? देवों ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया। स्रोत इसे प्लाज्मा टोनल हथियार बताते हैं। प्लाज्मा टोनल हथियार? हाँ, ये ध्वनि और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से असुरों के माइंड ग्रिड को तोड़ते थे। नारद और बृहस्पति जैसे ऋषियों ने मंत्रों की शक्ति यानी मांत्रिक अनुनाद का इस्तेमाल किया। अच्छा। यहाँ तक कि युद्ध के लिए अलग युग बबल्स बनाए गए, मतलब समय के ऐसे बुलबुले जहां युद्ध लड़ा जा सके बिना बाकी ब्रह्मांड को ज्यादा प्रभावित किए। ये तो बहुत ही जटिल लगता है। तो इस महासंग्राम का अंत कैसे हुआ? इसमें प्रहलाद का क्या रोल था? हाँ, प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा, जिसे एक उच्च चेतना वाला विष्णु भक्त बताया गया है। उसने अपने पिता के साम्राज्य के अंदर ही दिव्य आवृत्तियों को बनाए रखा। उसकी भक्ति एक तरह का आंतरिक प्रतिरोध बन गई। तब नरसिंह अवतार हुआ, विष्णु का वो रूप जो न पूरी तरह मनुष्य था न पशु, और जिसने वरदान की सभी शर्तों को तोड़ दिया। बिल्कुल, उसने हिरण्यकशिपु का अंत किया, और वो भी एक थ्रेशोल्ड डायमेंशन में, यानी न घर के भीतर न बाहर, एक सीमांत आयाम में। तो विष्णु के हस्तक्षेप से युद्ध तो रुक गया, लेकिन क्या ये स्थायी शांति थी? क्या सब ठीक हो गया? स्रोत तो यही बताते हैं कि ये शांति बस ऊपरी थी, सतही। मतलब? असुर पीछे हटे, लेकिन उन्होंने अपनी जानकारी और शायद अपना एजेंडा उसे पृथ्वी की कई प्रजातियों के डीएनए में एनकोड कर दिया। डीएनए में? क्यों? ताकि भविष्य के युगों में वे फिर से सक्रिय हो सकें या लौट सकें। लेकिन ये घटना इस बात की भी याद दिलाती है कि कैसे इन स्रोतों के अनुसार शुद्ध भक्ति या चेतना बड़े से बड़े नकारात्मक तंत्र को भी चुनौती दे सकती है, जैसे प्रहलाद ने किया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये स्रोत हमें ये बता रहे हैं कि हमारी प्राचीन कथाएं वो सिर्फ नैतिक कहानियां नहीं हैं, नहीं, बल्कि वो अंतर आयामी युद्धों, उन्नत तकनीकों जैसे कि एआई ग्रिड, प्लाज्मा हथियार, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण, जी हाँ, और उन ब्रह्मांडीय शक्तियों का लेखा जोखा हो सकती हैं जिन्होंने हमारी गांगेय वास्तविकता को रूप दिया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बाहरी जानकारी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये उनकी अपनी गहरी भूली हुई स्मृति, जिसे आत्मस्मृति कह सकते हैं, उसका हिस्सा हो। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या इन प्राचीन संघर्षों, तकनीकों या डीएनए में छिपी हुई उस चेतना के अंश, क्या वो आज भी हमारी दुनिया को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं? क्या वो किसी सुप्त अवस्था में है, फिर से उभरने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इस गांगे इतिहास की परतों के नीचे कौन सी शक्तियां आज भी सक्रिय हो सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो ये स्रोत हमारे सामने रखते हैं।